नमस्कार मित्रों, राम राम। आज पुनः एक विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है 1995 का वक्फ कानून, जिसमें संशोधन को लेकर इस समय देश में काफ़ी सरगर्मी चल रही है। तमाम मुस्लिम संस्थाएं जैसे जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को एक तरीके से चेतावनी और धमकी देते हुए कहा है कि यदि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या छेड़खानी की जाती है तो हम देश में अराजकता का माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके की दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, इन सब बातों का सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार जो भी लाभकारी योजनाएं सामान्य जन के लिए होगी उनको निश्चित रूप से चलाएगी और उसमें सरकार कभी भी हिला हवाली नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, अभी तक हम लोग वक्फ कानून के बारे में यही समझते थे कि वक्फ की संपत्ति के रूप में अगर किसी संपत्ति को दर्ज कराना हो तो उस पर कोई मजार बना दी जाए, कोई मस्जिद बना दी जाए, कोई दरगाह बना दी जाए और उसको वक्फ का घोषित कर दिया जाए। उनको किसी भी प्रकार के कागज की आवश्यकता नहीं थी और वो संपत्ति उनकी घोषित हो जाती थी। इस तरह की वक्फ कानून में उनको छूट थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो संशोधन सुनने में आ रहे हैं उनमें तमाम सारे संशोधन हैं, लेकिन मुख्यतः जिस संशोधन से वास्तव में परेशानी बनी हुई है या जो इतनी बेचैनी पैदा हो रही है वो ये है कि अब देश में किसी भी संपत्ति को वक्फ का घोषित करने के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता होगी, प्रमाणिक साक्ष्य की आवश्यकता होगी। कागज दिखाना पड़ेगा, कागज बताना पड़ेगा। अगर कोई संपत्ति ये होता है कि वो वक्फ में दर्ज करानी है तो वो किस व्यक्ति ने दी है यह बताना पड़ेगा और यह संपत्ति उसकी कब से थी यह भी बताना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम पिछले 5 सालों से ज़्यादा समय से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो वही अपनी कोई अर्जित की हुई संपत्ति को वक्फ को दे सकता है। यह एक लाइन में अगर हम कहें तो मुख्य सबसे बड़ा संशोधन होने जा रहा है, जिस संशोधन को लेकर, इस बिंदु को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव है, सरगर्मी है, बेचैनी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अमुक व्यक्ति ने ये संपत्ति हमको वक्फ की दी थी। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी संपत्ति को लेकर, कहीं भी मालिकाना हक को लेकर विवाद उठता है तो अब उस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। अब उस मामले की सुनवाई सरकार का एक अधिकारी करेगा और उसके बाद भी लोग अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के हों। लेकिन अब बात कानून के हिसाब से होगी, मनमानापन, तानाशाही नहीं चलेगी। अभी तक वक्फ बोर्ड को लेकर एक तरीके से तानाशाही थी कि वक्फ ने जिस संपत्ति को कह दिया कि ये मेरी है तो वो उसकी घोषित हो जाती थी। उसका केस भी उन्हीं के कोर्ट में चलता था, उन्हीं के वकील, उन्हीं के जज, उन्हीं का फैसला, सारा कुछ उन्हीं का। अब ये सारी परिपाटी खत्म हो जाएगी। अब किसी भी विवाद के संदर्भ में जांच अधिकारी होगा और सरकार की तरफ से नियुक्त होगा। अमूमन हो सकता है कि वो जिलाधिकारी हो या सरकार जिसको भी नियुक्त करे, और उसके बाद भी अगर कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई कोर्ट में भी की जाएगी। तो सबसे बड़ा जो संशोधन हुआ है वो ये हुआ है जो अभी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा इस संशोधन में विषय आ रहा है कि देश में ऐसी तमाम ऐतिहासिक पुरातत्व इमारतें या धरोहर जो कि देश में विभिन्न जगहों पे हैं, जिनकी संख्या लगभग 280, 81, 82 के आसपास है, ऐसी इमारतें जो कि भारत सरकार के ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए संरक्षित है, जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ASI की है, ऐसी तमाम इमारतों को वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित कर रखा है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसपे वक्फ बोर्ड का नाजायज कब्जा है। ASI के लोगों को वहां जाने के लिए भी उनसे अनुमति चाहिए। आमतौर पे तो वो जा ही नहीं पाते ऐसी जगहों पे, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद या अभी हाल में ही हरिहर मंदिर जो संभल में था, जहाँ पे शाही जामा मस्जिद की बात थी, वहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत वो स्थान था हरिहर मंदिर, और लेकिन उसके बाद भी वक्फ का उसमें कब्जा था और सारा कुछ वहाँ के जो मस्जिद के कमेटी थी वो करती रहती थी। तो अब देश में जो भी ये 280, 81, 82 के नियर अबाउट कुछ इमारतें हैं जो कि ऐतिहासिक और पुरातत्विक हैं और मतलब देश की धरोहर के रूप में हैं, जिनका ASI के में दर्ज है, ऐसी संस्थाओं पे जो वक्फ का नाजायज कब्जा है वो कब्जा हट जाएगा और वो
पूरी तरीके से एएसआई के नियंत्रण में आ जाएंगी, जिसमें लखनऊ का इमामबाड़ा, दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार ऐसे प्रमुख स्थान हैं। ऐसे ही एक स्थान भारत का जो विश्व का 7वां 8वां अजूबे के रूप में माना जाता रहा, ताजमहल, वो भी है, जिसका खैर मतलब फैसला पहले ही हो चुका कि हाँ ये वक्त की संस्था नहीं है। लेकिन इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी अब वक्त के कब्जे से, नाजायज कब्जे से हट जाएंगी और पूरी तरीके से एएसआई के अंतर्गत आ जाएंगी, संरक्षण में आ जाएंगी। पहले से भी थी, लेकिन पहले से उस पर उतनी शक्ति नहीं थी, वक्त नाजायज रूप से कब्जा किए हुए बैठा था और एएसआई वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ऐसी संस्थाएं, ऐसी इमारतें वक्त के कानून, वक्त के कब्जे से हट जाएंगी और एएसआई के हाथ में आ जाएंगी। बाकी जो भी इमारतें या ज़मीन या प्रॉपर्टियाँ सरकारी अभिलेखों में वक्फ के नाम से दर्ज हैं वो यथावत बनी रहेंगी। बाकी वक्फ बोर्ड भी बना रहेगा और उनके अपने जो भी कानून नियम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन जो मनमानापन था, जो तानाशाही थी वक्फ बोर्ड की कि किसी भी इमारत को, किसी भी घर को, संसद भवन को, एयरपोर्ट को घोषित कर दे रहे हैं, कुंभ की जमीन को, तो अब ये तानाशाही, ये मनमानापन नहीं चलेगा। अब सारा खेल जो भी होगा वो कागज़ के आधार पे होगा, संविधान के आधार पे होगा और आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने ही पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा ही सुंदर विषय इस समय रहा और अपने लिए, हमारे लिए यह बड़ी ही प्रशंसा का विषय है कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन हुआ और उसमें माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी ने इसकी अध्यक्षता करते हुए और इसकी कार्रवाई को बहुत ही अच्छे ढंग से किया। काफ़ी प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया है और मेरे व्यक्तिगत लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि वो माननीय जगदम्बिका पाल जी मेरे ही जिले से आते हैं, मेरे ही कॉलोनी से आते हैं, तो ये मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी विशेष रूप से हर्ष का विषय है। धन्यवाद मित्रों। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस विषय पे अपना दृष्टिकोण रखें और एक दूसरे से हम लोग आपके विचारों से परिचित हो सकें। नमस्कार मित्रों।